मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम लोगों ने डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा होता है तो उस पर एक बल IBL sin थीटा न्यूटन का कार्य करने लगता है और उस बल के कारण एक बल आघूर्ण अथवा टार्क आर्मेचर पर लगने लगता है और टार्क हमारा नाचने लगता है। टार्क के कारण हमारा जो आर्मेचर है वो नाचने लगता है, बल आघूर्ण के कारण आर्मेचर नाचने लगता है। और आर्मेचर चूँकि धुर्रे पर आरोपित है इसलिए हमारा शाफ्ट अथवा धुर्रा नाचने लगता है। फिर उसी धुर्रे पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं। तो इस तरह से जो रोटरी मोशन हमें प्राप्त हुआ, नाचने लगा हमारा आर्मेचर या धुर्रा नाचने लगा, तो यही मैकेनिकल एनर्जी हो गई। और हमने मोटर में क्या डाला? वैद्युत ऊर्जा डाला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग डालते हैं टर्मिनल बॉक्स से, हम लोग खंभे से या पोल से ले आते हैं केबल और फिर उसमें मोटर में हम लोग सप्लाई डालते हैं। आप लोग वैसे भी देखे होंगे AC मोटरों में आप लोग सप्लाई ले आते हैं और फिर उसमें सप्लाई आप देते हैं। फलस्वरूप आपकी AC मोटर भी नाचने लगती है तो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलने लगती है। ठीक उसी तरह से अब DC मोटर में आप DC सप्लाई डालेंगे टर्मिनल बॉक्स से और वो फिर जो है चुंबकीय क्षेत्र में बन जाएगा धारावाही चालक। तो एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा आपका ऐसे भी है कि जब आप DC मोटर में सप्लाई डालते हैं तो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र भी उत्तेजित होता है, एक्साइट होता है और आर्मेचर भी एक्साइट होता है। आर्मेचर भी उत्तेजित होता है क्योंकि सबसे पहले ओरस्टेड वैज्ञानिक ने ऑलरेडी बताया कि जब कहीं से भी धारा प्रवाहित होती है तो या तार में, कंडक्टर में जब हमारा आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाह को ही हम धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो चाहे आवेश प्रवाहित हो अथवा धारा प्रवाहित हो तो उसके चारों तरफ बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको बताया जाता है कि आपके घर के पास से या छत से यदि तार गया है तो उसके करीब न जाइए, वो खींच लेगा। क्योंकि हम लोगों के शरीर में ब्लड पाया जाता है, ब्लड में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। तो इस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्लड को खींचता है। तो इस तरह से कब मेरा हाथ या कब मेरा सिर उस तार में चिपक जाता है और हमें पता भी नहीं लगता और दुर्घटना घटित हो जाती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। तो पिछले वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा कि DC मोटर है क्या, तो DC जनरेटर ही है। DC मोटर और DC जनरेटर की संरचना सेम है। तो उसकी भी संरचना में ये आपका योक है यानी ढलवे लोहे की ये योक जिसको बोलते हैं या बॉडी बोलेंगे, ये आपका योक है। और यहाँ पर आपका ये चुंबक ऐसे लगा हुआ है, ये मेन पोल लगे हुए हैं ऐसे, ये मेन पोल हो गए और यहाँ पर आपका धुर्रा हो गया और इस पर आपका आर्मेचर हो गया। ये आर्मेचर ही सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों का ऐसे बना रहता है और इसी में ऐसे खांचे बने रहते हैं और इन्हीं खांचों में हम लोग वाइंडिंग को पिरोते हैं। ये देखने में आपको ऐसे तो फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ, इसी में आपके जो है ये चालक रखे रहेंगे, तांबे के तार जो कि इंसुलेटेड रहेंगे। हकीकत में मोटर आपकी ऐसे रहेगी। ये अगर आप देखें तो ये मोटर आपकी ऐसे रहेगी और ये जो आर्मेचर इसमें जाएगा, ये आर्मेचर भी अंदर ऐसे बेलनाकार रहेगा। ऐसे देखिए आर्मेचर भी अंदर ऐसे बेलनाकार रहेगा और ये धुर्रा आपका जो है ये ऐसे, ये धुर्रा इधर भी बाहर निकला रहेगा और इधर भी ये धुर्रा जो है ऐसे जो है बाहर और यहाँ बैरिंग पर जो है ये टिका रहेगा और इधर भी बैरिंग पर टिका रहेगा। तो ये फ्रंट व्यू है। अब खांचे से खांचा ऐसे आप मिला देते हैं तो ये देखिए ये ऐसे पूरा खांचा आपका तैयार हो जाता है ऐसे। इसी को हम लोग जो है आर्मेचर बोलते हैं। अब ये देखिए आर्मेचर आपका बन गया, ऐसे रहेगा। ये पूरे में ऐसे ही
आपके खांचे कटे रहेंगे, ऐसे पूरे में खांचे कटे रहेंगे। तो ये आपका ये आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर है और ये सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को आपस में चिपका कर बनाया जाता है। ये किसका है? सिलिकॉन स्टील का है। ये आर्मेचर है, ये सिलिकॉन स्टील का ऐसे पतली पतली पत्तियों को आपस में चिपका कर बनाया जाता है और बीच में वार्निश लगा दी जाती है, ताकि आपको मालूम है कि सारी पत्तियां एक दूसरे से चिपकी तो जरूर हैं, लेकिन वैद्युत रूप से अलग है। वार्निश क्या है? विद्युत का कुछ अलग है। तो वार्निश दोनों पत्तियों को चिपका तो देती है, लेकिन एक पत्ती की सप्लाई दूसरे पत्ती की सप्लाई में नहीं जा पाती है। तो ये सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन इस्पात की लैमिनेट करके बनाई जाती है। कैसे करके बनाई जाती है? लैमिनेट करके, यानी परतदार, इसी को कहेंगे परतदार। ये बनाई जाती है और इन पत्तियों की मोटाई आपको लिखाया गया है 0.3 mm से लेके 0.5 mm तक होता है। ये आपको लिखाया गया, बहुत पूछता है। और इसको क्यों ऐसा लैमिनेट करके बनाते हैं, तो आपको ये भी लिखाया गया भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ये सब पॉइंट्स हैं आपके, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जो है पूछा करता है, ये अक्सर आपसे पूछता रहता है। तो इस तरह से बेटा ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछता रहता है कि आर्मेचर काहे का बना होता है, तो सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। इनकी पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.3 mm से 0.5 mm होती है। क्यों? और ये लैमिनेट करके क्यों बनाया जाता है? सॉलिड एक पीस का क्यों नहीं बना दिया जाता है? तो ये भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने हेतु हम लोग इसे जो है लैमिनेट करके बनाते हैं या परतदार बनाते हैं, परतदार बनाते हैं। को कम करने हेतु। खैर ठीक। तो अब क्या है कि ये ऐसे संरचना आपकी रहेगी। अब ये जो आपके स्लॉट हैं, ये जो स्लॉट हैं, इन्हीं स्लॉटों में वाइंडिंग पिरोई जाएगी। इन्हीं स्लॉटों में क्या है, हमारे जो वाइंडिंग हम लोग कहते हैं या तार जो कॉपर के रहेंगे, वो भी इंसुलेटेड रहते हैं। और वो बेटा ऐसे डालेंगे और ऐसे, देखिए ना, ये तार मैंने ऐसे डाला और फिर यहाँ से ऐसे किया और फिर यहाँ से ऐसे, देखिए, और फिर इस खांचे में से ऐसे निकाला, तो ये एक टर्न हो गया। ये कितना टर्न हो गया? एक टर्न हो गया। तो ऐसे ही वाइंडिंग हम लोग दिखाते हैं कि भाई एक टर्न वाइंडिंग, देखिए यहाँ पर ये ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, तो एक टर्न हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये सिरा देखिए, ये वाला सिरा ऐसे बना दिया और ये सिरा जो लंबा, इतना लंबा तार है, ये तार, तो ऐसे बना दिया और फिर इसको भी ऐसे बना देते हैं और फिर इसको ऐसे ऐसे, ये सिरा हमारा ये वाला हो गया। तो इसी को कहते हैं एक टर्न। ये कुंडली का एक टर्न हुआ, कॉइल का एक टर्न हुआ और एक टर्न में यहाँ दो चालक हो जाते हैं। ये पहला चालक हो गया, ये दूसरा चालक हो गया। तो एक टर्न अगर आप बनाएंगे तो इस खांचे में एक चालक बैठेगा और इस खांचे में एक चालक बैठेगा, इस तरह से। फिर मान लीजिए कि आपने इसमें डाला ऐसे, तो ये आपका अब दूसरा टर्न हो जाएगा, ये ऐसे, फिर तीसरा ऐसे ऐसे ऐसे। अब जितने टर्न का रहेगा उतने टर्न की वाइंडिंग आप पिरो लेंगे ऐसे। फिर अब इसमें डालेंगे, इस खांचे में डाला और फिर यहाँ से निकाला और फिर इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे मोड़ा, फिर इस खांचे में से ऐसे ऐसे वाइंडिंग, ऐसे करके पूरे आर्मेचर के इस परिधि पर हम लोग जो है उसके खांचों में जो है वाइंडिंग को पिरो देते हैं। तो इसी को हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं या आर्मेचर कंडक्टर कहते हैं। तो अब क्या होगा, जो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा था कि एक तो जब
ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जब नॉर्थ पोल ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं, ये फ्लक्स कहिए या चुंबकीय बल रेखाएं जब चलने लगती हैं तो उसके अंदर ये धारावाही चालक हो गया, क्योंकि यहाँ टर्मिनल बॉक्स रहेगा, ये आपका टर्मिनल बॉक्स हो गया ऐसे, यहाँ पर 2 खूंटियाँ हो गई, इसमें अब आप डीसी सप्लाई डालेंगे, V वोल्ट की डीसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई डालेंगे? डीसी सप्लाई डालेंगे और धारा इसमें I एम्पियर की बहेगी। अब वो जो है सप्लाई आपकी यहाँ इसमें आर्मेचर में भी ऐसे आएगी और जाएगी, और प्लस यहीं से जो है इन चुंबकों को भी ये एक्साइट करेगी, ये ऐसे ऐसे ये एक्साइट करेगी। तो इस तरह से जब एक ही डीसी सप्लाई जो कि आपके आर्मेचर में भी आवे और चुंबकों को भी एक्साइट करे तो उसे कहेंगे समस्रोत उत्तेजित डीसी मोटर। कहने मतलब कि अब चुंबकों को अलग से उत्तेजित करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डीसी सप्लाई से आर्मेचर में भी सप्लाई आती है और प्लस उसी से हम लोग तार को काट कर अंदर से और फिर जो है चुंबकों में भी डीसी सप्लाई डाल देते हैं। तो इस तरह से कहेंगे समस्रोत उत्तेजित डीसी मोटर हो गई है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका चुंबक उत्तेजित हो गया और जितने प्रबल धारा डालेंगे उतने प्रबल चुंबक बनेगा, कम धारा डालेंगे कम चुंबक बनेगा। तो हम लोग अपने हिसाब से चुंबक को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, धारा को कम और ज़्यादा करके। तो ऐसे चुंबक को हम लोग वैद्युत चुंबक अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग परमानेंट मैग्नेट न लगा के, क्योंकि उसकी शक्ति को हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इस तरह से मोटर जनरेटर इन सब में हम लोग ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। तो वो जैसे ये एक्साइट हो जाएगा फिर उसके अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, ये आर्मेचर अब कैसा है, चूँकि इसमें भी धारा आ रही है तो आर्मेचर अब हो गया धारावाही चालक। तो साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारा, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक यदि रखा है तो उस पर एक बल F, ये वैद्युत बल F बराबर IBL, कल आप लोगों ने पढ़ा IBL साइन थीटा, न्यूटन का बल कार्य करने लगता है और इस बल के कारण टार्क उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? टार्क, यानी कहेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कल आप लोगों को पढ़ाया कि ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसके आलंब के परितः नचा दे या नचाने का प्रयास करे, घुमाने का प्रयास करे, तब उसे बल न कह के बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से आलंब की लंबवत दूरी। तो ये है, ये अगर आपका मान लीजिए कि ये धुर्रा है और इसको अगर मैं मिटा दूं, मान लीजिए कि ये पोर्शन हटा दूं, केवल इतना आपको अब आर्मेचर दिखाऊं, तो इस पर एक टार्क लगने लगेगा इधर की ओर और इधर की ओर, ऐसे टार्क लगने लगेगा और ये जो है सरसर सरसर नाचने लगेगा इसी बल के कारण। आई क्या है, इसमें जो है बहने वाली यही धारा आई है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, कल आप लोगों को लिखाया गया था। आई धारा है एम्पियर में, आई धारा है एम्पियर में। बी चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है या फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। यह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में ये वेबर प्रति वर्ग मीटर, या हिंदी में आप लिख लें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में है। और यल जो है चालक की लंबाई है, इसमें जो आप चालक लगा रखे हैं उसकी लंबाई वाइंडिंग में, ये भी मीटर में है, चालक की लंबाई मीटर में है। और पिछले दिनों आपको बताया गया था कि जब चालक चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रहेगा तो उस समय 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान मैक्सिमम 1 होता है। साइन 90 का मान मैक्सिमम 1 होता है तो बल F भी मैक्सिमम हो जाएगा।
तो टार्क भी मैक्सिमम हो जाएगा और मोटर फुल स्पीड पर नाचेगी। और अगर यहीं जब ये तार जो है आपका मान लीजिए कि 30 अंश के कोण पर ये घूमकर चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनसे अगर 30 अंश पर आ जाएगा तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो पहले अब जो बल लग रहा था मान लीजिए 100 न्यूटन का, तो अब जो है आधा हो जाएगा, यानी 50 न्यूटन का बल लगने लगेगा। तो टार्क कम हो जाएगा और मोटर की स्पीड भी तब कम हो जाएगी, या फिर लोड को लेके वो चलने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगी। जितना टार्क आपका अधिक होगा उतना मोटर जो है शून्य लोड से, यानी स्टार्टिंग के समय लोड को लेके और वो मूव कर जाएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, धुर्रा वहीं पुली रुकी रहेगी, मोटर हूँ करती रहेगी और चल नहीं पाएगी, लोड को खींच नहीं पाएगी। तो इस तरह से टार्क मैक्सिमम होने के लिए, तो इस तरह से अगर यहीं चालक, आपको सारी बातें हो गई थी, खैर तो अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, ये सब कल हो गई बातें। अब हम आगे चलते हैं। तो एक तो यह है कि इस बल के कारण भी टार्क डेवलप होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और आपका आर्मेचर नाचने लगता है। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से दिया और ये नाचने लगा तो घूर्णीय मोशन मिलने लगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिलने लगी। इस तरह से मोटर की परिभाषा हो गई कि मोटर वह युक्ति है, वह डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये भी कहेंगे कि एक मेन चुंबकीय क्षेत्र है जो कि चुंबकों के कारण उत्पन्न हुआ। दूसरा, जब आर्मेचर जो है धारावाही चालक हो जाएगा, आर्मेचर में धारा बहने लगेगी तो आर्मेचर भी चुंबकीय हो जाएगा। वो स्टेट ने पहले ही बताया कि जब तार में धारा या आवेश चलती है तो वो भी उसके चारों तरफ अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। इस तरह से आर्मेचर के चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। अब क्या होगा, मेन चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर जो है अपना बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगते हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करने लगते हैं। इस तरह से होता क्या है कि आपका जो चुंबक है, मेन चुंबक है, वो तो बॉडी पर यानी योक पर फिक्स है, नट बोल्ट से कसा हुआ है, वो तो अपनी जगह जस का तस बना रहता है। लेकिन आर्मेचर पर क्या है कि ये आर्मेचर धुर्रा और बैरिंग पर टिका हुआ है, और बैरिंग कौन सा गति देती है, एलाउ करती है, न बैरिंग किसी चीज़ को दाएं जाने देती है, न बाएं आने देती है, ना ही जो है वो ऊपर उठने देती है, न नीचे उठ जाने देती है। केवल वो जो है रोटरी मोशन के लिए ही अलाउ करती है। इस तरह से हमारा अब आर्मेचर जो है नाचने लगता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई मेन चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर में जब धारा बहती है तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण मोटर में करने लगते हैं, जिससे हमारे आर्मेचर पर एक बल लगने लगता है और हमारा आर्मेचर नाचने लगता है। तो इस सिद्धांत से भी और इस सिद्धांत से भी आपका मोटर काम करने लगता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मोटर हमारा कितने प्रकार का है। तो मोटर का प्रकार आप देख लें तो बेसिकली हम लोग अब चलेंगे मोटर के प्रकार पर। डीसी मोटर का या टाइप्स ऑफ डीसी मोटर लिख लें, पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर।
ये हो गया सेम सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर, और ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। हिंदी में कहेंगे पृथक उत्तेजित। हिंदी में क्या कहेंगे? पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित डीसी मोटर। और इसे कहेंगे समस्रोत। समस्रोत उत्तेजित डीसी मोटर, ऐसे कहें। फिर ये भी जो है अब आपकी 3 प्रकार की हो जाएगी, ऐसे। फिर ये 3 प्रकार की ये भी हो जाएगी। चलिए यही बना देते हैं, ये 3 प्रकार की हो जाएगी। ये हो जाएगी शंट, शंट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर, और ये हो जाएगी कंपाउंड, कंपाउंड डीसी मोटर। फिर ये 2 प्रकार की हो जाएगी। फिर 2 प्रकार की हो जाएगी। ये हो जाएगी शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। और ये इधर आप लिख सकते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। शॉर्ट शंट को कहेंगे लघु पार्श्व बद्ध। कंपाउंड को कहें मिश्रित मिश्रित डीसी मोटर। हिंदी भी जानते रहें बेटा, जब हिंदी वर्जन देखेंगे तो यही कहेगा। हिंदी वर्जन में लघु पार्श्व दिया रहेगा, शॉर्ट शंट नहीं बोलेगा। तो फिर आपको इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। इसे शंट को कहेंगे पार्श्व, पार्श्वबद्ध मोटर या डीसी मोटर, डीसी मोटर। और इसे कहेंगे श्रेणी, श्रेणी डीसी मोटर। और इसे कहेंगे मिश्रित, हिंदी भी जानते रहें, मिश्रित कंपाउंड को मतलब मिश्रित डीसी मोटर। लॉन्ग शंट को कहेंगे दीर्घ, शंट को कहेंगे पार्श्व, कंपाउंड को कहेंगे मिश्रित डीसी मोटर। ये हो गई हिंदी। अब हम लोग एक एक करके सारी मोटरों के विषय में देखते हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं सेपरेटली एक्साइटेड या पृथक उत्तेजित डीसी मोटर पर। ये खत्म हुआ आपका। आइए हम लोग देखते हैं पृथक उत्तेजित उत्तेजित डीसी मोटर।
सेपरेटली सब लिख लिए हैं आराम से इंग्लिश लिख लें बेटा। वह डीसी मोटर जिसके चुंबकों का उत्तेजन अलग स्रोत से किया जाए, अलग स्रोत से किया जाए, उसे पृथक उत्तेजित डीसी मोटर कहते हैं। उसे डीसी मोटर कहते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम अगर हम लोग बनावें बेटा, तो सर्किट डायग्राम देख लें इसका। पृथक उत्तेजित का ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया कार्बन ब्रश। ये वाला आर्मेचर का बेटा सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये आपका आर्मेचर हो गया। यहाँ से इसमें सप्लाई आ जाएगी ऐसे। यहाँ से आप V वोल्ट की सप्लाई देंगे। इसमें डीसी सप्लाई इसमें आर्मेचर में आएगी और ये आपकी हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग या चुंबकों वाली वाइंडिंग। ये हो गई चुंबकों वाली वाइंडिंग और इसे अलग स्रोत से आप डीसी सप्लाई देंगे। इसमें डीसी सप्लाई जो है इसमें भी आप देंगे डीसी सप्लाई। चुंबक को उत्तेजित करने के लिए बेटा डीसी सप्लाई आप अलग से देंगे। ये आपकी हो गई फील्ड वाइंडिंग। यही बेटा ये जो चुंबकों पर ये वाइंडिंग चढ़ी है जो चुंबक को उत्तेजित करेगी उसे हम लोग जो है फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये है फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर में ये वाली वाइंडिंग है बेटा इन्हें हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड है या पृथक उत्तेजित डीसी मोटर है। तो ये फील्ड वाइंडिंग में यानी ये चुंबकों पर ये वाली वाइंडिंग कहाँ लगी है? ये वाली वाइंडिंग यहाँ चुंबकों पर लगी है। इसे उत्तेजित करने के लिए अलग से हम डीसी सप्लाई देंगे और आर्मेचर में अलग से सप्लाई देंगे। तो आर्मेचर में अलग से भी वोल्ट की आपने सप्लाई दे दिया और इसके कारण अब धारा यहाँ से जो है आई चलेगी, यहाँ से धारा आई चलेगी और वो इसमें आएगी। तो इसे आर्मेचर में हम इसी को कहेंगे आई ए आ गई, इसके प्रतिरोध को कहेंगे आर ए और इसमें उत्पन्न होगा ई बी यानी बैक ई एम एफ उत्पन्न होगा। फील्ड वाइंडिंग आपकी उत्तेजित होगी, इससे फ्लक्स निकलेंगे इन चुंबक। अब चुंबकीय क्षेत्र आपका बन गया। तो ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड। अब इसमें अगर हम लोग जो है धारा का समीकरण लिखें, पहली पॉइंट इसमें लिखें धारा समीकरण। पहली पॉइंट बहुत शार्ट में देखें तेजी से, धारा समीकरण।
तो इस मोटर में धारा बेटा सप्लाई आप चूँकि मोटर में डालेंगे, यहाँ टर्मिनल से ये डाल रहे हैं तो ये V वोल्ट की आप सप्लाई DC इसमें डाल रहे हैं और धारा I एम्पियर की अंदर जा रही है। तो वैसे यहाँ से भी आपको दिखाया गया है कि V वोल्ट की सप्लाई डालेंगे तो वो जो है ऐसे अपना परिपथ जो है पूरा करेगी, ऐसे ये परिपथ पूरा करेगी, ऐसे जाएगी। तो ये धारा I जो है इसमें आ रही है। आगे जो आर्मेचर में धारा जाएगी उसे हम लोग IA कहते हैं, A फॉर आर्मेचर। आर्मेचर की धारा को IA बोलेंगे और आर्मेचर के रेजिस्टेंस को RA बोलेंगे, यानी आर्मेचर प्रतिरोध। और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा। E को बेटा आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि E का मान 5ZNP/60A से ज्ञात करते हैं और चूँकि इसमें विरोधी विद्युत वाहक बल इसी को कहेंगे क्योंकि ये उत्पन्न होगा तो ये बाहर की ओर जाएगा, यानी सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा। लेंज ने यही बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न होता है या प्रेरित धारा जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो इस तरह से अगर V वोल्ट की सप्लाई इसमें न डाली जाती और I एम्पियर की धारा इसमें न डाली जाती तो न तो ये आर्मेचर चुंबकीय होता, न तो ये नाचता और ना ही इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। इस EB का फार्मूला आपको लिखाया गया है। EB बराबर, कल वीडियो में लिखाया गया, EB बराबर होता है 5ZNP/60A वोल्ट। कितना होता है? इतना वोल्ट होता है, ये EB का मान। यही है बैक EMF या विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी हो गया, फिर विद्युत, फिर वाहक, फिर बल। ये विरोधी विद्युत वाहक बल है और इसको मापेंगे वोल्ट में। किसमें मापेंगे? वोल्ट में। और ये किसका विरोध करेगा? V का। तो V अंदर की ओर जा रहा है, धारा I अंदर की ओर जा रही है और इस विरोधी विद्युत वाहक बल क्या करेगा? इस सप्लाई वोल्टेज V का या जो हम लोग दे रहे हैं उसका विरोध करेगा, यानी ये चलेगा इधर की ओर और इस V के मान को कम करेगा। और ऐसे इसके कारण जो प्रेरित धारा बहेगी, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ऐसे ही जो अब प्रेरित धारा बहेगी, प्रेरित धारा मान लीजिए उसे स्मॉल I से डिनोट करें तो स्मॉल I भी अब बाहर निकलेगी जो इस मेन I को कम करेगी। इस तरह से ये विपरीत दिशा में सप्लाई के चलकर और मेन सप्लाई वोल्टेज और मेन धारा का कम कर देते हैं। आपको बताया गया था कि ये स्टार्टर का काम करने लगते हैं और फिर स्टार्टर का संबंध इसीलिए मोटर में स्टार्ट कराने के बाद हम लोग हटा देते हैं और मोटर हमारी सेफली जो है वो दिन रात चलती रहती है। तो इस तरह से ये विरोधी विद्युत वाहक बल एक प्रकार का तो है दोष, लेकिन ये जब तक जनित नहीं होता है, जब तक इस फार्मूले से बन नहीं जाता है, तब तक के लिए हम लोग स्टार्टर का सहारा लेते हैं। स्टार्टर क्या करता है? स्टार्टर वोल्टेज को कम कर देता है, धारा कम हो जाती है। धारा कम जब इसमें जाएगी तो मोटर हमारा जो है धीरे धीरे नाचेगी और धारा कम हो जाने से ऊष्मा का सूत्र हम लोग जानते हैं, ऊष्मा बराबर होता है I²R वाट। तो ये ऊष्मा जो है कम उत्पन्न होगी जिससे हमारे मोटर के जलने का खतरा कम रहता है। इसीलिए स्टार्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर स्टार्टर का प्रयोग न करें तो शुरू में ये 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती है। स्टार्टिंग के समय चूँकि ये विरोधी विद्युत वाहक बल बना नहीं है, ये जब बन जाएगा तब सप्लाई वोल्टेज का मान कम करेगा।
प्रेरित धारा अभी डेवलप नहीं हुई है, ये धारा बन जाएगी तो मेन धारा के मान को कम करेगी। यानी स्टार्टर का जिम्मा ये खुद ले लेता है विरोधी विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, इसलिए स्टार्ट मेन सप्लाई वोल्टेज और मेन धारा को ये कम कर देते हैं, जिससे मोटर अब हमारी जलती नहीं है। I²R से इतना ज़्यादा ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है और बाइंडिंग हमारी सुरक्षित रहती है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि स्टार्टर स्टार्ट किया और फिर उसका हैंडल गिरा देते हैं और फिर मोटर सुरक्षित चलते ही रहती है। तो ये कब जो है हमारा विरोधी विद्युत वाहक बल बनेगा, जब जो है ये नाचने लगेगा, जब आपकी मोटर नाचने लगेगी। N क्या है? RPM। जब ऐसे ऐसे 1 मिनट में 1200-1400 चक्कर यानी फुल स्पीड पकड़ लेगी, तो जब तक N नहीं है ये स्थिर है, ये अपनी जगह स्थिर। अभी आप सप्लाई डाल रहे हैं, ये अभी नाच नहीं रहा, ये N का मान 0 है, तो EB अभी डेवलप नहीं हुआ। उतने देर के लिए हम लोग केवल स्टार्टर का सहारा लेते हैं, और जैसे स्टार्टर से सप्लाई इसमें डालते हैं और जैसे ये धीरे धीरे नाचना शुरू करता है, बस मात्र 5 सेकंड में 10 सेकंड में फुल स्पीड N पर आ जाता है और पूरा EB डेवलप हो जाता है। अब स्टार्टर का हैंडल हम लोग गिरा देते हैं और ये EB डेवलप हो गया। अब ये स्टार्टर का काम करने लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे अब हम लोग चलते हैं बेटा। तो अब धारा का समीकरण देखें, तो चूँकि इससे अब कोई मतलब नहीं है, ये तो अलग स्रोत है, सेपरेटली है, ये अलग, ये पृथक स्रोत है, ये आपका पृथक है, ये अलग से चुंबक में हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं, तो ये पृथक स्रोत हो गया हमारा और उसका अलग हो गया, तो ये सेपरेटली हो गई। अब इसके धारा का अगर समीकरण, तो पूरी धारा जो यहाँ से चलेगी वहीं ऐसे होते हुए बहेगी, इसलिए धारा का समीकरण आप लिखेंगे I बराबर IA। यानी जो धारा इसमें यहाँ से सप्लाई धारा, I कौन सी है? सप्लाई धारा। IA कौन है? आर्मेचर धारा, एक ही धारा चलेगी। दूसरा आप लिखें वोल्टता का समीकरण। अब वोल्टता समीकरण हम लोग लिखते हैं बेटा। वोल्टता समीकरण आप देखें, V बराबर हो जाएगा EB प्लस IAR है। क्या हो जाएगा? वोल्टता समीकरण हो जाएगा V बराबर EB इसमें उत्पन्न हुआ और प्लस IAR है। ये हो गया आपके वोल्टता का समीकरण। कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर IR, ये क्या होता है? V बराबर, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, V बराबर IR होता है। तो इसमें कितना वोल्ट उत्पन्न हुआ? तो EB के फार्मूला ये, इस फार्मूले से जितना वोल्ट बनेगा बेटा, तो इतना वोल्टेज जो है आपके आर्मेचर में ये बन जाएगा EB, और प्लस इसका रेजिस्टेंस जो है कुछ वोल्टेज खा जाएगा। कै वोल्ट खाएगा? तो उसका मान हम ज्ञात करेंगे V बराबर IR से। तो चूँकि अब आर्मेचर का है इसलिए लिखेंगे, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो उसी फार्मूले से IA और आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कै वोल्ट खाया? तो आप कहेंगे IA गुणे RA। अब इसी बात को मैं आपसे पूछूं कि आर्मेचर वोल्टता पात बताइए। आर्मेचर वोल्टता पात को कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है? आर्मेचर वोल्टता पात कितना कर रहा है? तो इसी फार्मूले से आप खट दे कहेंगे IA गुणे RA वोल्ट कर रहा है। कितना वोल्ट कर रहा है? V बराबर IA आ गए। आर्मेचर में बहने वाली धारा और आर्मेचर के रेजिस्टेंस से गुणा कर देंगे तो हम कहेंगे कि आर्मेचर इतना वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है या इतना वोल्टेज खा जा रहा है। तो जितना ये वोल्टेज बेटा खा रहा है वो वोल्टेज और जो है EB
इस फार्मूले से जो वोल्टेज बना, इन दोनों को अब आपस में जोड़ देंगे तो दिए गए सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं उसी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला हो गया, दिया गया वोल्टेज कैपिटल V बराबर हो जाएगा EB, तो EB प्लस वोल्टेज ड्रॉप IA गुणे RA। क्लियर हो गया? ये हो गया आपके वोल्टता का समीकरण। अब अगर आप यहीं देखें, अगर आप इसमें जो है बेटा IA से गुणा कर दें, क्या कर दें? IA से गुणा कर दें अथवा I से गुणा कर दें, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए ना, दोनों यहाँ बराबर हैं। आपको लिखाया गया है कि जो धारा यहाँ से सप्लाई से चलेगी वहीं ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी। तो चाहे कोई लड़का कहे कि इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है अथवा कोई लड़का कहे IA एम्पियर की धारा मोटर में बह रही है, ये तो अलग स्रोत है, ये अलग स्रोत है क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है। तो अब इसमें अगर IA से गुणा कर दें दोनों पक्षों में तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे कि वोल्टता समीकरण में, देख लें, वोल्टता समीकरण में IA बराबर I से या चाहे IA से गुणा करने पर, तो गुणा कर दें बेटा, तब क्या हो जाएगा? VIA बराबर हो जाएगा EB गुणे IA प्लस हो जाएगा IA स्क्वायर RA। क्लियर हो गया? VIA क्या है? तो आप कहेंगे आर्मेचर को दी गई शक्ति। क्लियर है? स्पष्ट रूप से जान जाएं बेटा कि देख लें, पावर P बराबर होता है, पावर P बराबर होता है VI बराबर होता है I स्क्वायर R बराबर होता है V स्क्वायर बाई R वाट। इतना जो है ये पावर का फार्मूला है। तो इसी फार्मूले से पावर कितनी हो गई आर्मेचर की, या आर्मेचर को कितनी पावर दी गई बेटा, तो यहाँ से आपने V वोल्ट की दिया तो पावर P बराबर VI होता है इसी फार्मूले से। तो आप कहेंगे VI अथवा I बराबर IA है। तो ये हो गया इस तरह से मोटर के आर्मेचर को दी गई शक्ति। तो ये कहेंगे मोटर आर्मेचर को दी गई शक्ति किस में है बेटा? वाट में। किस में है? वाट में। क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस मोटर में कितनी शक्ति आपने डाला, V वोल्ट की सप्लाई दिया, I एम्पियर की धारा बही, तो मोटर को कै वाट की पावर मिली? तो आप कहेंगे मोटर को पावर जो मिली वो V गुणे IA या V गुणे I वाट की मिली। ये फार्मूला बन गया। चाहे यहाँ लिखिए अथवा इसी बात को मोटर आर्मेचर को दी गई शक्ति वाट में बराबर आप ऐसे लिखेंगे V गुणे I वाट या IA वाट, ऐसे लिखेंगे। ये सूत्र बन गया। अब इसे आपको याद रखना है। ये नहीं कि मैं पूछूं कि मोटर को कितना शक्ति दी गई, तो ये किसके लिए लिख रहा हूँ? इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप इसको जानते रहिए। अब इसको याद कर लीजिए कि हम भी पावर, इसीलिए यहाँ फार्मूला पूरा लिख दिया कि जब मोटर में सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट से गुणा कर देंगे तो मोटर को दी गई पावर ज्ञात हो जाएगी। क्लियर हो गया? ऐसे EB गुणे IA क्या है? ये क्या है? तो ये जो है आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति है। ये कितना, ये कहाँ पर उत्पन्न हुआ?
तो ये आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ये है वाट में, ये भी किस में है, वाट में। अब मैं आपसे कहूं कि आर्मेचर में कै वाट की शक्ति उत्पन्न हो रही है बेटा, तो आप फिर कहेंगे आर्मेचर में इतना वोल्ट बन रहा है, तो पावर P बराबर VI फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर EB वोल्ट बन रहा है, तो EB V के जगह पर EB रखेंगे और I के जगह पर IA रख देंगे, तो वही लिखा हुआ है EB गुणे IA। ये क्या है, आर्मेचर में उत्पन्न वैद्युत शक्ति। कौन सी शक्ति है ये, यहाँ पर लिख लेंगे शक्ति अथवा वैद्युत शक्ति है। और ये क्या है, ये है आर्मेचर लॉस। ये क्या है, आर्मेचर लॉस या आर्मेचर हानि। क्या है, आर्मेचर हानि है, और किस में है, वाट में। आर्मेचर लॉस का सूत्र है ना, आर्मेचर क्या उष्मा बना के उड़ाएगा, तो आर्मेचर उष्मा बना के उड़ाएगा I²R। देखिए ना, I²R क्या है, उष्मा का सूत्र है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA किसका है, इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। ये आपका आर्मेचर है, ये क्या चीज़ है, ये आर्मेचर है। ये आर्मेचर का सिंबल है बेटा, ऐसे जब वृत्त बना के और कार्बन ब्रूस लगा देते हैं तो उसे आर्मेचर कहते हैं। मोटर में आर्मेचर ये लगा हुआ है, पूरा बेलनाकार भाग जो है वो आर्मेचर है। तो इस आर्मेचर के तार का प्रतिरोध, कुल जितनी भी वाइंडिंग लगाई गई है उसका रेजिस्टेंस यदि RA ओम है, तो कितना ये उष्मा बनाकर वैद्युत ऊर्जा का उड़ाएगा, क्षय करेगा, उसी को आर्मेचर लॉस अथवा कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस का मतलब ये नहीं है कि कॉपर का तार नुकसान हो जाएगा, वो जल जाएगा, टूट जाएगा, या वो कुछ उसका वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मेचर लॉस का मतलब आर्मेचर के कारण, आर्मेचर चूँकि कॉपर का बनाया जाता है, कॉपर के तार की वाइंडिंग की जाती है, भले आप एल्युमिनियम के तार की वाइंडिंग करेंगे चाहे लोहे के तार की, कहेंगे कॉपर लॉस ही। तो इस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग के इस प्रतिरोध के कारण जितना हमारी वैद्युत ऊर्जा, ये ऊष्मा के रूप में, ये ऊष्मा का सूत्र है, तो ये ऊष्मा के रूप में लगातार उत्सर्जित होकर हवा में विलीन होती रहती है, वायुमंडल में विलीन होती रहती है, इसलिए हमारी मोटर हीट होती रहती है, गर्म होती रहती है। तो इसी को हम कहते हैं आर्मेचर लॉस, अथवा इसी को कहेंगे आर्मेचर में क्या पिरोया गया है, तो कॉपर का तार पिरोया गया है। ये किसका रेजिस्टेंस है, उसी कॉपर के तार का, तो इसी को कॉपर लॉस भी कह सकते हैं अथवा आर्मेचर लॉस। तो चूंकि यहाँ पर अभी कॉपर लॉस की बात नहीं हो रही है, ये आर्मेचर हानि की बात हो रही है, तो ये आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण इतनी हमारी वैद्युत ऊर्जा लगातार ऊष्मा बनकर उड़ती रहेगी, और वाट में है, और वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड भी होता है, जूल प्रति सेकेंड। तो ऐसे भी है, यानी इतना जूल, जय वाट आएगा, मान लीजिए 10 वाट आया, तो 10 वाट बराबर हो जाएगा 10 जूल प्रति सेकेंड, यानी हर सेकेंड जो है वो 10 जूल हमारी वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा बनकर उड़ती रहेगी, इसीलिए मोटर हीट होती रहती है। तो ये रहा है आपका पृथक उत्तेजित डीसी मोटर। अब इसके बाद हम लोग जो है समस्रोत उत्तेजित डीसी मोटर पढ़ेंगे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं। एक तरह से समस्रोत डीसी मोटर का चित्र बना हुआ है।
अगली पॉइंट हम लोग लेते हैं सम स्रोत। लिख लें, जब एक ही सप्लाई या डीसी सप्लाई, जब एक ही डीसी सप्लाई द्वारा चुंबकों का भी उत्तेजन किया जाए, तब उसे समस्रोत उत्तेजित डीसी मोटर कहते हैं। यहाँ उत्तेजित शब्द आप जोड़ना चाहें तो जोड़ दें और अच्छा हो जाएगा, समस्रोत उत्तेजित। अब बेटा ये आगे आपने पढ़ा कि ये 3 प्रकार के हैं, तो इसमें पहला हम लोग ले लेते हैं डीसी शंट मोटर। पहला हम लोगों ने कौन लिखा है? डीसी समस्रोत उत्तेजित डीसी मोटर का जो हम लोगों ने अभी प्रकार या टाइप्स लिखा था, तो उसमें यही लिखा था कि पहला शंट मोटर है। तो लिख लें, जब फील्ड वाइंडिंग जब बेटा फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पार्श्व कोष्ठ में आप लिख लें समांतर, में जुड़ी हो तब इसे डीसी शंट मोटर कहते हैं। अगली पॉइंट इसी में लिख लें,
शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों व अधिक टर्नों की बनाई जाती है। होती है। अगली पॉइंट लिख लें, इसका प्रतिरोध शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 50 ओम से 250 ओम तक रखते हैं। अगली पॉइंट, आर्मेचर प्रतिरोध या आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम से 5 ओम के मध्य। ये इसकी विशेषता है। डीसी शंट मोटर में क्या है कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी रहेगी। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग और ये चुंबकों वाली वाइंडिंग कैसे जुड़ी रहेगी? समांतर में जुड़ी रहेगी। क्लियर है? जब फेज और न्यूट्रल दोनों को अलग अलग बिठा देंगे तो वो समांतर हो गया। जैसे यहाँ से आपका फेज भी आया और ये न्यूट्रल भी आया। ये फेज भी आप इसमें डाल दिए और इसमें आपने न्यूट्रल भी डाल दिया। एक आपका फेज हो जाएगा, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। तो आप जब दोनों डाल देंगे और फिर इसी जगह से इसको कट करके और इसमें आप फेज डाल देंगे और यहाँ से कट करके आप न्यूट्रल भी डाल देंगे, तब यही सप्लाई जो है आपकी जो है समांतर में जुड़ जाएगी। फेज और न्यूट्रल इसमें भी, फील्ड में भी दे दें और फेज और न्यूट्रल इसमें भी दे दें तो हमारी समांतर में कनेक्शन हो जाएगा। जैसे हम लोग घरों में जितनी भी वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में या पैरेलल में होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी पंखे को 2 तार देते हैं, एक से फेज एक से न्यूट्रल या प्लस माइनस। फिर बल्ब है तो उसे भी एक फेज और एक न्यूट्रल दिया, फिर और कोई चीज़ है तो उसे भी। तो ऐसे हम लोग जो है जब कनेक्शन करते हैं तो उसी को हम लोग जो है समांतर। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि आर्मेचर के पार्श्व कोष्ठ में, पार्श्व का मतलब समांतर में जुड़ी। तब इसका सर्किट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं डीसी शंट मोटर का। अब लिख लें सर्किट डायग्राम। परिभाषा तो आपने देख ही लिया और वहाँ पर भी चित्र में देख लिया। आप सर्किट डायग्राम भी देखना चाहें तो देख लें इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पर बना देते हैं आर्मेचर। आपका ये हो गया आर्मेचर, ये कार्बन ब्रूस, ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ से आ गई आपकी V वोल्ट की इसमें सप्लाई। V वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ से चलेगी आपकी I एम्पियर की धारा, वो इधर आएगी और यहाँ आकर इसमें जो घुसेगी उसे कहेंगे IA
ये आई आ रही है आपकी, और जो आगे ऐसे बढ़ेगी और इसमें घुसेगी उसे हम लोग कह देते हैं शंट में घुसेगी, इसलिए उसे कहेंगे ISH। इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे कहेंगे RSH, SH फॉर शंट, क्योंकि हम लोग DC शंट मोटर, यही शंट है फील्ड वाइंडिंग, यही वाइंडिंग ये है। अब यानी चुंबकों वाली वाइंडिंग क्या होगी, ये पतले तारों की होगी, अधिक टर्नों की होगी, और इसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है, 50 ओम से लेके 250 ओम तक इसी का है। यही है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये इसको क्या कहेंगे, ये है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। ये कहाँ रहेगी, चुंबकों के ऊपर है, यही है शंट फील्ड वाइंडिंग या चुंबकीय क्षेत्र। फील्ड का मतलब क्षेत्र हो गया, और इसी का रेजिस्टेंस आपने लिखा कि 50 ओम से 250 ओम होता है, और इसी का आपने लिखा, इसी का लिखा कि ये जो है पतले तार की, पतला है तो रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। जैसे आपकी मोटी पाइप है, चौड़ी नाली है, तो पानी के बहाव में अवरोध कम उत्पन्न करेगी, लेकिन अगर पतली नाली है तो पानी के बहाव में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न करेगी। वैसे ही पतला तार है, कापर का ही तार यदि पतला ले लिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, कापर का खूब मोटा तार ले लिया जाए तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, तो इसीलिए ये जो है पतले तार की बनाई जाती है, और अधिक टर्न भी बनाई जाती है। अधिक टर्न करने से क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। तो आप लोग पढ़े हैं कि टर्न अधिक होने पर क्या होता है, R बराबर हो जाता है रो इंटू L/A, इतना ओम हो जाता है। ये आप फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो इस फार्मूले से आप देखें ना, लंबाई ज़्यादा होने से भी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इसको ऐसे ऐसे टर्न बना देते हैं, अभी इसको आप खींचेंगे तो लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लंबाई ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इसका प्रतिरोध हम लोग 50 ओम से 250 ओम के रेंज में रखते हैं, और यल का मान बढ़ा देते हैं, और तार पतला कर देते हैं। ये पतला तार है, देखिए ना, एरिया ज़्यादा, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मुंह का क्षेत्रफल, ये मुंह का क्षेत्रफल। जैसे आपका ये मान लीजिए है, तो इसके मुंह के क्षेत्रफल को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे, और चूंकि कंडक्टर हम लोग बेलनाकार लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल πr² से ज्ञात करेंगे। तो मुंह का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है तो आपका तार मोटा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो आपका जो है तार पतला है। तो जब ये पतला तार होगा तो एरिया कम होगी, कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अभी तार मोटा ले लें, मोटे तार ले लेंगे तो एरिया उसकी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बढ़ जाएगी, तो आपका रेजिस्टेंस का आंसर कम हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो ये हो गया। अब ये आर्मेचर है, आर्मेचर में आपका उत्पन्न होगा EB बैक EMF, और इसका रेजिस्टेंस होगा RA। क्लियर हो गया। इसी आर्मेचर का प्रतिरोध, यही आर्मेचर है, इस आर्मेचर का आपने प्रतिरोध लिखा कि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम से लेकर और 2.5 ओम तक भी रखते हैं, लेकिन आप 5 ओम रख लीजिए का ये रेजिस्टेंस इसका RA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA का मान इतना लिखाया गया है। अब आप एक पॉइंट और आपको मालूम है कि जब हम लोग समांतर में, अब दिख रहा होगा कि सब समांतर में जुड़े हैं, ये समांतर में, ऊपर लिखा भी है कि जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में, 2 ही वाइंडिंग है,
ये आर्मेचर वाइंडिंग लिखा है, ये आर्मेचर वाइंडिंग मेन वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग चुंबकों वाली वाइंडिंग है। जब ये दोनों आपस में समांतर में जुड़ेगी तब उसी को हम कहेंगे शंट मोटर या पार्श्व मोटर। तो देखिए सर्किट डायग्राम में ये आर्मेचर के समांतर की पहचान क्या है? तो समांतर में बेटा आपको बताया गया है कि जब धारा का विभाजन हो तो वो समांतर क्रम हो जाता है। पहचान सबसे बड़ी यही है कि धारा बढ़ जाएगी। और सीरीज आप जब झालर सजावट वाली झालर किस में लगाते हैं? सीरीज में। तो देखिए एक ही धारा सारे बल्बों में बहती हुई चली जाती है और बीच में एक भी बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो आपकी सर्किट वहीं ब्रेक हो जाती है, परिपथ पूरा नहीं होता है और पूरा झालर जो है आपका नहीं जलता है। तो इस तरह से सीरीज में अगर श्रेणी क्रम में एक ही धारा बह रही है तो आप जान जाएंगे कि ये सीरीज संयोजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और यदि धारा का विभाजन हो रहा है तो पैरेलल कनेक्शन है, समांतर कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए आई धारा चली आपके स्रोत से, ये स्रोत आपका डीसी जनरेटर होगा या बैटरी होगी। इस बैटरी से अब आप मोटर में सप्लाई डाल रहे हैं। आपकी मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है तो आपके V का मान 12 वोल्ट हो जाएगा। उससे मान लीजिए कि 5 एम्पियर की धारा निकल रही है तो I का मान 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर में से कुछ धारा इधर आ गई और कुछ धारा इधर चली गई, तो यहाँ धारा का बंटवारा हो गया। इस तरह से ये दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ने का जो फार्मूला है वो आप लोगों को बताया गया है कि 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 से जोड़ते हैं। ऐसे जोड़ेंगे तो इनका तुल्य रेजिस्टेंस, अब ये तो मोटर बन गई। ये सारा पोर्शन देखिए ना, ये यहाँ तक का ये सारा पोर्शन जो है आपके जो है इस योक के अंदर रहेगा। और ये बन गया आपका टर्मिनल बॉक्स, ये खूंटी बन गई, ये वाला टर्मिनल बॉक्स ये है, ये टर्मिनल बॉक्स हो जाएगा। अब इसी में आप बैटरी से चाहे डीसी जनरेटर से भी वोल्ट की आप सप्लाई डालेंगे। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि दोनों जब समांतर क्रम में 1/R वाले फार्मूले से जोड़ेंगे तो आपको ये भी मालूम है कि दोनों या तीनों जितने भी रेजिस्टेंस 1/R से आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान जोड़े गए सबसे कम प्रतिरोध वाले से भी कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके रेजिस्टेंस इसका RA का मान या आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 0.5 ओम है और इसको 250 ओम को दोनों को 1/R से जोड़ेंगे तो मोटर का कुल प्रतिरोध मिला के 0.5 ओम से घट जाएगा, 0.4 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से मोटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए उसको बढ़ाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को थोड़ा अधिक करने के लिए, चूँकि ये समांतर क्रम में जुड़ रहा है, इसलिए फील्ड वाइंडिंग जो है वो पतले तारों की बनाते हैं और अधिक टर्नों की बनाकर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करते हैं। अब देखिए क्या होगा कि जो धारा आएगी, चूँकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, 0.5 ओम से 5 ओम है, तो मैक्सिमम IA यानी I का ज़्यादा से ज़्यादा मान जो है इस रास्ते से ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगा, ये ऐसे परिपथ अपना पूरा करेगा। और इधर का रेजिस्टेंस आपका 50 ओम से 250 ओम है तो ISH का मान कम हो जाएगा, इधर धारा कम आएगी और वो फिक्स आएगी। चूँकि इसका रेजिस्टेंस घट बढ़ नहीं रहा है, इसलिए अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा मान लीजिए आ रही है तो हमेशा 1 एम्पियर की आएगी। अगर धारा का मान कहीं बढ़ता भी है तो वो शॉर्टकट रास्ते से भागेगा, वो इधर अबे नहीं करेगा क्योंकि ये लेगा ही नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, धारा का विभाजन हो रहा है। अब हम लोग धारा का समीकरण लिखते हैं, तो इसमें चलते हैं। पहली पॉइंट अब लिखते हैं धारा समीकरण।
तो धारा समीकरण हो जाएगा बेटा, चली धारा यहाँ से आपकी धारा इस बैटरी से चल रही है आई एम्पियर की, और वो बट जा रही है दो भागों में, तो बराबर हो जाएगा आई ए प्लस आई एस एच। ये हो गया आपके धारा का समीकरण। क्लियर हो गया? बोलिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला चलते हैं, अब लिखते हैं वोल्टता का समीकरण। वोल्टता समीकरण, यहाँ से आपने V वोल्ट की सप्लाई दिया तो लिखेंगे वोल्टता समीकरण V बराबर होगा EB प्लस IARA, इतना बेटा जुड़ गया, बराबर होगा ISH गुणे RSH। ये हो गया। ये हो गया आपके वोल्टता का समीकरण। क्लियर हो गया? यहाँ का वोल्टेज देखिए ना, यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, सब जगह का वोल्टेज समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज बराबर होगा और वो दिए गए वोल्टेज के बराबर होगा। तो जो बैटरी आपकी या डीसी जनरेटर यहाँ से दे रहा, सप्लाई दे रहा, अगर वो भी वोल्ट की दे रहा है तो यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज EB वोल्ट बना ही रहा है और प्लस रेजिस्टेंस V बराबर IR से, I गुणे R से जितना खा रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा गया V बराबर होगा EB धन IA गुणे RA, और यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज V बराबर IR से, तो यहाँ का वोल्टेज हो गया ISH गुणे RSH, शंट फील्ड का वोल्टेज। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया, वोल्टता का ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से आप देखें बेटा, जैसे ये तो मैंने केवल शॉर्टकट आपको लिखा दिया, लेकिन अभी यहाँ से आप देखें तो आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपसे पूछेगा कि आर्मेचर में धारा कितनी जा रही है, या शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा कितनी जा रही है, या EB का मान कितना है, या वोल्टेज का मान कितना है, तो आपको जो है ये समीकरण बता रहा है, आपको ये समीकरण बता रहा है। पूछ लिया IA का मान जो है 4 एम्पियर है और ISH का मान, इसका मान 1 एम्पियर है, तो सप्लाई धारा का मान क्या होगा। तो जब आपको ये समीकरण ज्ञात रहेगा तो खट दें, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 1, 4 1 5, तो कहेंगे सप्लाई धारा का मान 5 एम्पियर हो जाएगा। ये अगर आपको जो है ये वोल्टता का समीकरण ज्ञात है, कहा कि इसका प्रतिरोध जो है 250 है और इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा। तो आप खट दे लिखेंगे, हम जानते हैं कि V बराबर होता है ISH गुणे RSH। बेटा V बराबर ये लगा दीजिए फार्मूला, और बराबर ISH का मान 1 एम्पियर दिया तो 1 गुणे RSH का मान 250 दिया है, तो 250 से गुणा कर देंगे, बराबर 250 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो 250 वोल्ट की आ रही है, खट दे मालूम हो गया। तो जब आपका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपसे अब जैसे यहीं एक पॉइंट आपसे कहता है कि आप EB का मान ज्ञात करिए, सारे मान आपको दे दिया कि इतने वोल्ट की सप्लाई हो रही है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, और आर्मेचर में धारा जो है मान लीजिए कि 10 एम्पियर की बह रही है, तो उसमें EB कितना उत्पन्न होगा। तो आप खट दे ये लगाएंगे कि हम जानते हैं कि V बराबर होता है EB प्लस IARA, ऐसे
आप यही लिख लेंगे। अब पक्षांतर करेंगे बेटा तो EB बराबर ऐसे लिखेंगे तो यही हो जाएगा, या IA का ही मान पूछ रहा है, कुछ भी मान पूछ रहा है आपसे, तो आप लिखेंगे V माइनस EB बराबर हो जाएगा IA गुणे RA। अब आपसे IA का मान लीजिए पूछ रहा है तो IA बराबर लिखेंगे V माइनस EB बटे RA। तो देखिए एक फार्मूला ये भी बन गया। आपसे कहे कि कोई कि आर्मेचर धारा का मान बताइए, तो आर्मेचर धारा का मान इस फार्मूले से कि भाई आपने यहाँ से 250 वोल्ट की सप्लाई दिया, EB का मान दे दिया कि भाई 200 वोल्ट बन रहा है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आर्मेचर में कै एम्पियर की धारा जाएगी, तो IA का मान आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। या आपसे कह देता है कि EB का मान, खाली EB का मान ज्ञात करिए, तो इसी फार्मूले को, इस फार्मूले को आप ऐसे भी, खाली EB का मान पूछ रहा है तो आप इसको रखिए, लिखेंगे हम जानते हैं कि V बराबर होता है EB प्लस IA RA। अब कह रहा है EB का मान बताना है तो आप लिखेंगे EB बराबर हो जाएगा V माइनस IA RA, ऐसे हो जाएगा बेटा। अब हमें EB का मान ज्ञात हो जाएगा बेटा। V का मान अगर 250 वोल्ट है तो 250 माइनस IA का मान हम लोग अंदाजा से मान लीजिए लिखे हैं कि 4 एम्पियर है, तो IA का मान 4 गुणे RA का मान, RA का मान आपको लिखाया गया 5 ओम। हम लोग कितना माने हैं, इसका रेजिस्टेंस अभी तो हम लोग माने ना कि 5 ओम मान लीजिए है, 0.5 से 5 ओम होता है, तो इसको 5 ओम अगर राउंड फिगर में मान लिया जाए तो 5, तो ऐसे गुणा कर देंगे तो 250 में से ये 20 निकल जाएगा तो हो जाएगा 230। तो इस तरह से EB का मान या बैक EMF का मान इतना वोल्ट हो जाएगा, तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ भी मान बेटा इस तरह से आपसे पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा इजी हुआ। तो ये फार्मूला आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जब रहेगा तो ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है। खट दे आप सर्किट अगर हल्का सा रफ में खींच लेंगे और ये खटाखट लिख लेंगे कि यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, और फिर फटाफट ऐसे जो मान पूछ रहा है उसमें पुटअप करके पक्षांतर करके चाहे IA का मान ज्ञात कर लें, चाहे RSH का मान ज्ञात कर लेंगे। V बराबर लिखेंगे कि V बराबर है ISH गुणे RSH। RSH का मान दिया है तो ISH का मान ज्ञात हो जाएगा, तो ऐसे कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली पॉइंट चलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अगली पॉइंट हम लोग चलते हैं इसी में। अब अगर हम लोग जो है इसमें IA से गुणा कर दें तब क्या होगा, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग अगली पॉइंट लेते हैं, IA से गुणा करते हैं। तीसरी चौथी पॉइंट अगर हम लोग ले लें, अब ये आपके आ गई चौथी पॉइंट या आगे। अब लिखेंगे हम लोग कि वोल्टता में IA से गुणा करने पर, लिख लें IA से गुणा करने पर तो बेटा हम लोग अगर इसी वाले वोल्टता के समीकरण में, आप क्लियर लिख लेंगे, वोल्टता के समीकरण में IA से गुणा करना, तो IA से बेटा अगर गुणा किया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, V गुणे IA हो जाएगा बराबर हो जाएगा EB गुणे IA प्लस हो जाएगा IA का वर्ग गुणे R। क्योंकि दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो समीकरण के मान में एक ही संख्या से दोनों समीकरण, इक्वेशन क्या होता है, बराबर होता है, बैलेंस होता है, तो उसमें एक ही संख्या से, तो IA से हम इधर भी गुणा कर दे रहे हैं और इधर भी, तो इतना अभी हम लोगों ने ले लिया। कितना ले लिया, इतना ले लिया। इसमें अगर IA से गुणा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ऐसे। अब VIA क्या है, तो एक तरह से VIA आर्मेचर में दी गई शक्ति है, ये आर्मेचर को दी गई शक्ति वाट।
ये शक्ति कहाँ जा रही है? आर्मेचर में जा रही है। तो आर्मेचर को दी गई शक्ति वाट में हो गया बेटा, EB गुणे IA। ये क्या है? तो आप कहेंगे आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, पावर P बराबर VI होता है। तो ये आर्मेचर में उत्पन्न पावर है। पावर P बराबर, पावर को ही शक्ति कहेंगे। तो ये आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति। उत्पन्न शक्ति या पावर बेटा वाट में, किसमें है? वाट में। और ये क्या है? ये कहेंगे आर्मेचर लॉस है। आर्मेचर लॉस वाट। ये इसलिए लिखा रहे हैं कि अभी आपसे कोई कह दे कि बताओ कि मोटर के आर्मेचर में जो है कितना शक्ति उत्पन्न हुई, तो आप ये बताएंगे EB गुणे IA वाट। और EB का मान अगर 200 वोल्ट दिया है, IA का मान जो है 10 दिया है, तो 200 में 10 से गुणा कर देंगे तो कहेंगे 2000 वाट की शक्ति उत्पन्न हो रही है आर्मेचर में। कह रहे हैं कि आर्मेचर कितना नुकसान कर रहा है, तो ये लगाएंगे कि आर्मेचर का लॉस होता है। तो ये आपको बेटा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुआ ऐसे देख लीजिए और इन बातों को जानते रहिए। ये लिखवाने पढ़वाने के बावजूद भी जब मैं लड़कों से पूछता हूँ कि आर्मेचर लॉस बताइए, तो इस बात को बताने में समझ, लिखा हुआ साफ साफ आर्मेचर लॉस है, इसको मैंने सर्किल में घेर दिया। आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिखिए आर्मेचर लॉस बराबर होता है IA का वर्ग गुणे RA वाट। मैं कहूँ आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति कितनी होती है, तो आप उत्पन्न शक्ति बराबर है EB गुणे IA वाट, ऐसे लिखिए और इसको याद करिए। अब जब पूछा जाए तो धड़ाक से बताइए। यही प्रश्न दिया रहेगा कि एक मोटर है, उसमें सप्लाई वोल्टेज इतने का है, धारा इतने एम्पियर की जा रही है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस इतना है, तो अब पूछेगा कि आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति बताइए, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। कहेगा आर्मेचर कितना जो है शक्ति लॉस कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये गुणा करना पड़ेगा, IA स्क्वायर गुणे RA करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा आर्मेचर में कितना इनपुट शक्ति जा रही है, निवेशित हो रही है या दी जा रही है, तो आप कहेंगे V गुणे IA वाट जा रही है। V वोल्ट जा रहा है और धारा इसमें IA जा रही है। तो ऐसे बेटा, तो इस तरह से आज यहीं हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अब हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे ढंग से नोट करिए और यही नहीं खाली वीडियो देखिए और साथ में जो है आप एक अच्छी नोट्स भी बनाते रहिए। तब तक के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।